पल की सारी बड़ी अपडेट के साथ के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे हरियाणा चुनाव के अजीबोगरीब रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दौरा करने की बड़ी बातें कही गई है। दोस्तों बताएंगे चुनाव आयोग के सामने कौन से सबूत पेश करने वाली है कांग्रेस पार्टी। इसी के साथ में विपक्ष ने अभी भी हार स्वीकार करने से मना कर दिया है। दोस्तों बताएंगे क्या कुछ कहा जा रहा है। इसी के साथ में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से भी एक बड़ा दावा किया गया है। दोस्तों इसी के साथ में आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जीतता हुआ बता दिया गया। इसके बाद अचानक से फिर से निर्णय चेंज किया गया है। दोस्तों इलेक्शन कमीशन को लेकर उठे हैं एक और बड़े सवाल और ईवीएम में 99% के चार्जिंग को लेकर भी उठ रहे हैं कई सारे सवाल। बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार की ओर से कई बातें कही गई है। दोस्तों इसी के साथ में करनाल में हंगामा भी देखने को मिला है। इसके साथ में आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद इंडिया गठबंधन किसको मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है दोस्तों, और कौन कौन से नेता मंत्री बनाए जा सकते हैं। साथ साथ मायावती का भी फूटा है जाट समाज को लेकर गुस्सा। बताएंगे उन्होंने ऐसा क्या कुछ कहा है दोस्तों। और बड़े बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव में हार गए हैं। हरियाणा से जुड़ी है बड़ी अपडेट और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के हार के बाद उनको इस्तीफा तक देना पड़ा है कि करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इलेक्शन का किस तरीके का माहौल है ये जानने के लिए एक दो बंदे गलती कर सकते हैं, लेकिन अगर सारे एग्जिट पोल एक ही तरीके के नतीजे दिखा रहे थे तो इसका सीधा मतलब यह है कि जो अंतिम रिजल्ट सामने आए हैं ये कोई सहयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग भी हो सकता है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों कि आप लोग इसे सहयोग समझते हैं या फिर एक प्रयोग है। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा के इलेक्शन रिजल्ट सामने आने के साथ ही पूरे देश के अंदर सारे लोग चौंक गए जिस तरीके के नतीजे सामने आए। शुरू से कांग्रेस पार्टी ने लीड बनाकर रखी हुई थी, लेकिन शाम होते होते अंतिम निर्णय आते आते अचानक से रिजल्ट पूरी तरीके से बदल गया। अब इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी के नेता का कहना है कि चुनाव आयोग जानबूझकर डेटा को धीरे धीरे अपडेट कर रहा है जिससे नतीजों के अंदर पारदर्शिता का खतरा महसूस हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चुनावी रुझानों को जानबूझकर धीमा गति से साझा किया जा रहा है। इससे यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि बीजेपी प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह चुनावी मतगणना की प्रक्रिया जो काफी स्लो की जा रही है ये लोगों के अधिकारों का हनन है और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है। जयराम रमेश ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूरे मामले पर संज्ञान लेने के लिए भी कहा है। दोस्तों इसके साथ में कांग्रेस पार्टी के एक और नेता पवन खेड़ा की ओर से कहा गया कि यह तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। यानी कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के रिजल्ट को स्वीकार करने से मना कर दिया और जिस तरीके का माहौल था उसके अपोजिट रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं को विश्वास नहीं हो रहा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि यह मामला इतना सिंपल नहीं है, काफी पेचीदा है और इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए कांग्रेस पार्टी को हर संभव प्रयास करने चाहिए, तो अपनी राय जो बताएगा। साथ साथ हरियाणा में सालों से राजनीति करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि हम जांच करेंगे क्योंकि हम बहुत सारी सीटों पर थोड़े वोटों से चुनाव हारे हैं, कई जगह से शिकायतें मिली है, हम इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिलेंगे और बात करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम आश्चर्यचकित करने वाला है, किसी को उम्मीद नहीं थी इस तरीके का रिजल्ट आया है। साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के एमएलए राजवीर सिंह जो लोहारू विधानसभा से विधायक और इस बार प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हुए थे, उनके क्षेत्र के अंदर उनको बताया गया कि वो चुनाव जीत गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपडेट करते हुए उनको जीतता हुआ बताया गया 792 वोटों से, लेकिन बाद में रिकाउंटिंग करवा के उनको दूसरे नंबर का उम्मीदवार बताया गया, यानी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीतने वाला उम्मीदवार बता दिया गया है। ये जानकारी देते उन्होंने खुद से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है, पूरे मामले पर दोबारा से जांच करने की बात कही है। कुल मिलाकर दोस्तों राजवीर सिंह जैसे कई और मामले भी सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से यह दावा किया गया है। इसी के साथ में प्रेम कुमार नाम के जर्नलिस्ट की ओर से एक बड़ी जानकारी दी गई है, जिन्होंने दावा किया है कि हरियाणा के नारनौल में 8 ईवीएम की बैटरी पर 99% चार्जिंग मिली। इस पर चुनाव आयोग से शिकायत कर दी गई है। दोस्तों अगर किसी ईवीएम का इस्तेमाल एक आध घंटे भी किया गया होगा तो फिर उसका बैटरी 100% से 90-80 तक आ जाना चाहिए और इससे भी कम होना चाहिए, बल्कि कई ईवीएम में तो 60% तक बैटरी रहती है क्योंकि काफी यूज होने के बाद बैटरी कम होती चली जाती है। लेकिन 99% बैटरी का ये काफी बड़ा मामला है। आपको बता दें कि प्रेम कुमार जर्नलिस्ट की ओर से बताया गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर को इस बारे में ऑब्जेक्शन जाहिर करते हुए कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट की ओर से पत्र लिखा गया था। इसमें पूरे ईवीएम के नंबर भी दिए गए हैं कि कौन से नंबर पर कितने परसेंटेज चार्जिंग बताया जा रहा है, कौन से टेबल पर ये ईवीएम रखा गया है। देखते हैं इस पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से कोई संज्ञान लिया भी जाता है या नहीं लिया जाता। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या संज्ञान लिया जाएगा, लिखकर जो जाएगा। साथ साथ हरियाणा के करनाल के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के समर्थकों ने जोरदार हंगामा किया, प्रशासन पर मनमानी करने के आरोप लगाए गए। कांग्रेस पार्टी के समर्थक ने कहा कि शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र राठौर बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन बाद में कहा गया कि मशीन खराब हो गई है। जब उन्होंने काउंटिंग पर सवाल खड़े किए तो मनमाने तरीके से वीरेंद्र राठौर को पीछे कर दिया गया, इसी वजह से हमारा प्रदर्शन इस तरीके का रहा। करनाल में इसे लेकर समर्थकों की ओर से हंगामा भी किया गया है। दोस्तों ऐसे कई और मामले सामने आए हैं। वीरेंद्र राठौर को हराने का, जबरदस्ती हराने का आरोप लगा है। सड़कों पर जाम भी देखने को मिला प्रदर्शन के दौरान। साथ साथ पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने अपनी हार मानते हुए राज्य के लोगों के निर्णय को स्वीकार करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने वाली है, हम लोग उन्हें एक बधाई देना चाहते हैं क्योंकि लोगों ने उनका समर्थन किया है। फिर वो आगे कहती है कि हम एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, यानी कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन की तरह काम करेंगे। फिर वो कहती है कि केंद्र सरकार को इस फैसले से सबक लेना चाहिए और सरकार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जम्मू कश्मीर सरकार को परेशान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वे ऐसा करते हैं तो विनाश
विनाशकारी होगा और जो कुछ उनके साथ अभी हुआ है उससे भी बदतर होगा। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को पहले ही हिदायत दे दी गई है, क्योंकि राज्य के अंदर एनसी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है, अलायंस की सरकार बनने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के माध्यम से कई सारे कानूनों में बदलाव करके एलजी के पावर को बढ़ाकर मुख्यमंत्री के पावर को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। और उससे पहले पीडीपी चीफ की ओर से सचेत कर दिया गया है। साथ साथ हरियाणा के अंदर बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव हार गए। अभय चौटाला एलानाबाद से चुनाव हार गए, जो काफी लोग कम उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि एलानाबाद हमेशा से उनका गढ़ रहा है। उन्होंने किसान आंदोलन के टाइम में अपने विधायकी के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उपचुनाव में वापस से जीत कर आ गए थे। गोपाल कांडा की बात करें तो गोपाल कांडा को भी हार का सामना करना पड़ा है। सिरसा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने बुरी तरीके से चुनाव हराया है। वहीं पर दोस्तों वीरेंद्र सहवाग ने जिनका प्रचार किया था अनिरुद्ध चौधरी का, वो भी चुनाव में हार गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ 4.5 साल तक सरकार में डिप्टी सीएम रहे। दुष्यंत चौटाला भी चुनाव हार गए हैं। जननायक जनता पार्टी पूरी तरीके से राज्य के अंदर खत्म हो गई है। 5 साल पहले आई पार्टी का इतना बुरा हाल हो गया है कि वो एक भी सीट नहीं जीत पाए और उनके बड़े बड़े नेता अपनी जमानत बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। दुष्यंत चौटाला 5वें-6ठे नंबर पर खत्म करने वाले नेता बने हैं दोस्तों, यानी अन्य लोग भी उनसे ज्यादा वोट इकट्ठा कर पाए और दुष्यंत चौटाला को लोगों ने पूरी तरीके से उचाना के अंदर रिजेक्ट कर दिया है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बहुत कोशिश की, इसके बावजूद उनको हार का सामना करना पड़ गया। तो ये सारे के सारे दिग्गज नेता जिनको चुनाव में हार मिली है, ये उनकी पूरी लिस्ट है दोस्तों। इसी के साथ में मायावती ने एनएलडी पार्टी के साथ में बीएसपी पार्टी का अलायंस करवाया था। बीएसपी को लग रहा था कि क्योंकि दलित वोट उनको हरियाणा के अंदर मिलेगा, प्लस अगर जाट वोटों को इकट्ठा कर लिया जाएगा तो फिर एनएलडी और बसपा के गठबंधन को जोरदार तरीके की सफलता मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने के बाद मायावती ने जाट समाज के लोगों को ही इस पूरे मामले पर ब्लेम करना शुरू कर दिया। दोस्तों मायावती कहती है कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव बीएसपी व इनेलो ने गठबंधन करके लड़ा, किंतु आज आए परिणाम से स्पष्ट हो गया है कि जाट समाज के जातिवादी लोगों ने बीएसपी को वोट नहीं किया, जिससे बीएसपी के उम्मीदवार कुछ सीटों पर थोड़े वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। हालांकि बीएसपी का पूरा वोट एनएलडी को ट्रांसफर हुआ है। साथ साथ दोस्तों आगे वो कहती है कि उत्तर प्रदेश के जाट समाज के लोगों ने अपनी जातिवादी मानसिकता को काफी हद तक बदला है और वो बीएसपी से एमएलए तथा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। हरियाणा प्रदेश के जाट समाज के लोगों को उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ना चाहिए और जातिवादी मानसिकता को जरूर बदलना चाहिए, ये खास सलाह है उनके लिए। इसके बाद वो आगे कहती है कि बीएसपी के लोगों के द्वारा पूरी दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ने के लिए सभी लोगों का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। वह आश्वस्त करती हूँ कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। लोगों को निराशा नहीं होनी चाहिए, ना ही हिम्मत हारनी चाहिए, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। नया रास्ता निकालेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों मायावती की ओर से जाट समाज के लोगों को लेकर ही सीधे तौर पर ब्लेम किया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि इससे बीएसपी के द्वारा आने वाले दिनों के अंदर कई राज्यों के अंदर जो गठबंधन करने की तैयारी चल रही होगी उस पर काफी असर पड़ेगा, लोग बीएसपी के साथ गठबंधन करने से पहले सोचेंगे, क्योंकि उनको पता है हारने के बाद उनके ऊपर पूरा ब्लेम आ सकता है। लेकिन देखते हैं क्या बीएसपी की ओर से आने वाले राज्यों के अंदर भी चुनाव लड़ने के लिए कोई और गठबंधन तलाशा जाएगा, चाहे दिल्ली हो या फिर महाराष्ट्र का मामला हो। जो भी अपडेट आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर जबरदस्त शिकस्त देने के बाद अखिलेश यादव जब पार्लियामेंट पहुंचे तो उन्होंने अपने भाषण के दौरान खोलकर कहा कि अगर मुझे 80 की 80 सीटें भी लोकसभा के अंदर आ जाती उत्तर प्रदेश के अंदर, तब भी मैं इस बात को कहता कि हमको ईवीएम पर विश्वास नहीं है, हम लोग ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। अखिलेश यादव को वो पुराना वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है दोस्तों, जहां पर लोगों ने बताना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव सबके सब ईवीएम की व्यवस्था को लेकर ही नाराज है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा करते हैं कि केवल ईवीएम का मुद्दा विपक्ष तब उठाता है जब उनको किसी राज्य में हार का सामना करना पड़ता है, जबकि हकीकत यह है कि राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव सबके सब इस मुद्दे पर कोई ना कोई बातें बोलते रहते हैं। अखिलेश यादव ने तो उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी जीत हासिल करके पार्लियामेंट के अंदर स्पष्ट कर दिया था कि वो ईवीएम की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है और इसे बदलने की मांग कर रहे हैं, चाहे इसके लिए उनको 80 सीटें क्यों ना मिल जाए, लेकिन ईवीएम की व्यवस्था पर उनका विश्वास रत्ती भर नहीं है। साथ साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी की लुटिया डुबा दी, तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी ने पूरा विश्वास किया था भूपेश बघेल पर, तमाम सर्वे के अंदर जीतता हुआ दिखाया जाता कांग्रेस पार्टी को, लेकिन अंत में जाकर वहां पर भी निर्णय बदल गए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ पर पूरा भरोसा करना कांग्रेस पार्टी को मुश्किलों में डाल गया और कांग्रेस पार्टी की सरकार उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर नहीं बन पाई। फिर हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कांग्रेस पार्टी ने पूरी जिम्मेदारी डाल रखी थी और इसके बाद रिजल्ट जो आए हैं एकदम कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में आए। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि इन क्षेत्रों के अंदर ये जो वरिष्ठ नेता है इन सबको केवल प्रचार प्रसार के लिए जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और किसी नए चेहरे को प्रमोट करना चाहिए संगठन के कार्य करने के लिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और कांग्रेस पार्टी नेतृत्व को ऐसे नेताओं पर एक तरफा भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे पार्टी को अंततोगत्वा रिजल्ट में काफी नेगेटिविटी देखने को मिलती है, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर अन्य राज्य हो। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ती है, यानी कॉमन लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाता है, तो फिर कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त तरीके का फायदा पहुंचता है। इसके दो एग्जांपल है, एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा कर्नाटका, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने किसी एक नेता को पूरी पावर नहीं दी, बल्कि पार्टी आला कमान की ओर से ही सब कुछ तय किया गया, चाहे टिकटों के बंटवारे का मामला हो या फिर प्रचार कौन कहां करेगा इसकी तैयारी को लेकर हो। हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरीके के कारण कांग्रेस पार्टी ने राज्य के अंदर सरकार बना ली थी, लेकिन हरियाणा के अंदर फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से निर्भर रही और आखिरकार कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान झेलना पड़ा है दोस्तों। साथ
साथ राम रहीम, जिस पर रेप और मर्डर के मामले दर्ज हैं और आरोप भी साबित हो गए हैं, अब 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद पैरोल को लेकर संतुष्टि महसूस हो रही होगी, यानी अब सुरक्षित महसूस कर रहा होगा राम रहीम, क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और आराम से कई बार उनको बेल मिलेगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए राम रहीम की अपील काम आई है? क्योंकि रातों रात रिजल्ट बदले हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है, क्योंकि लोगों ने जो माहौल हरियाणा के अंदर देखा था उनको पता चल चुका था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एक लहर चल रही है, लेकिन इसके बावजूद अचानक से रिजल्ट में परिवर्तन होना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देता है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया गया है जो अचानक से हुआ है। और ऐसे में राम रहीम ने जेल से बाहर निकलते ही भाजपा को सपोर्ट करने का ऐलान किया था, तो उससे भी एक पूरे मामले में जोड़कर देखा जा सकता है। आपकी क्या राय है? लिखकर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, 29 में से 16 उनके एमएलए वर्तमान के चुनाव हार गए, यानी कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के अंदर नए प्रत्याशियों को मौका देने की जगह पुराने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया और उन्हें लेकर एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 29 में से 16 ऐसे नेता चुनाव हार गए। कांग्रेस पार्टी के वर्तमान एमएलए चुनाव हार गए, चाहे डब्बाली का मामला हो या फिर सफीदों का या फिर बहादुरगढ़ की बात हो, महेंद्रगढ़ की बात हो, रेवाड़ी की बात हो, फरीदाबाद एनआईटी नीरज शर्मा का मामला हो। कुल मिलाकर दोस्तों सारी सीटों पर कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। और वैसे भी अगर कोई सिटिंग एमएलए होता है तो उसे लेकर एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है, तो उसके लिए सर्वे कराना जरूरी होता है कि उस व्यक्ति को लेकर किस तरीके के माहौल है और उसके बाद टिकट का बंटवारा होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 16 गलत टिकट दिए, जिसके कारण 16 के 16 लोग चुनाव हार गए। कुल मिलाकर दोस्तों टिकट बंटवारा कांग्रेस पार्टी की हार के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर अनुच्छेद 370 हटने के बाद 10 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी को लेकर तैयारी कर रही थी, और ऐसे में दोस्तों एनसी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने का मौका मिल गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना बुरी तरीके से चुनाव हार गए हैं दोस्तों। इसके बाद अपने पोस्ट से इस्तीफा देने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर अपने प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव नहीं जितवा पाई है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने कई दिनों तक प्रचार प्रसार किया था। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि उनकी सीट तो सुरक्षित है, लेकिन वो अपनी सीट पर चुनाव हार गए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि आने वाले दिनों के अंदर भी कई सारे इस्तीफे होंगे, खासकर जम्मू और कश्मीर के अंदर जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बड़ी दावेदारी कर रही थी, तो अपनी राय जो लेकर आएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर यति नरसिंहानंद के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है दोस्तों। इस्लाम विरोधी टिप्पणी करने के मामले को लेकर गाजियाबाद के रहने वाले यति नरसिंहानंद पर एफआईआर दर्ज की गई है। भोपाल उत्तर के विधायक आतिफ अकील और भोपाल मध्य के कांग्रेस पार्टी के विधायक आरिफ अकील ने मुस्लिम समाज के लोगों के साथ मिलकर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी को ज्ञापन देते हुए पूरे मामले पर विरोध जाहिर करते हुए मामला दर्ज करने के लिए कहा है। 29 सितंबर को इस्लाम को लेकर दिए गए विवादित टिप्पणी के मामले को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। कई जगह एफआईआर दर्ज की गई है दोस्तों। देखते हैं क्या कार्रवाई की जाती है, या फिर पिछले मामले की तरफ फिर से ज्यादा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी और छोड़ दिया जाएगा। ये बड़ा सवाल है। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने भी अपने सपने में कभी ये नहीं सोचा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाएंगे तो फिर जनता उनको किसी लायक नहीं छोड़ेगी। और हुआ भी ऐसा दोस्तों, एक समय किंग मेकर की भूमिका में रहने वाले और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की स्थिति सबसे बुरी नजर आई। दरअसल दोस्तों, जब वो उचाना के सीट से चुनावी मैदान में उतरे तब पहले ही लोगों ने कह दिया था कि अब उनके जीतने की संभावनाएं लगभग असंभव है। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 48,968 वोट मिले हैं और उन्होंने जीत हासिल कर दी, जबकि कांग्रेस पार्टी के ब्रजेंद्र सिंह को 48,936 वोट मिले हैं, यानी मात्र 38 वोटों के अंतर से ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने चुनाव जीत लिया है। लेकिन यहाँ पर जो दिलचस्प बात है दोस्तों वो ये कि जननायक जनता पार्टी के सर्वा दुष्यंत चौटाला 5वें नंबर पर आकर खिसक गए हैं, यानी बीजेपी कांग्रेस और उसके बाद 2 निर्दलीय के बाद जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला का नंबर आता है। बड़ी बात यह है दोस्तों, दुष्यंत चौटाला राज्य में सरकार बनाने की बातें कर रहे थे, लेकिन उनको 8,000 वोट भी लोगों ने नहीं दिया है। यानी आप समझ सकते हैं कि किंग मेकर की पार्टी की ये भूमिका अब राज्य के अंदर हो गई है कि लोग उनको बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिए थे, जबकि लोगों ने दुष्यंत चौटाला को बीजेपी के विरोध में वोट डाला था। हालांकि बाद में दोनों ने जब हाथ मिलाया तब लोगों ने करारा जवाब दिया है और इनको बुरी तरीके से चुनाव हरा दिया है दोस्तों। 5वें नंबर पर दुष्यंत चौटाला का रहना ही उनकी पार्टी के अस्तित्व के खतरे की ओर संकेत देता है। अगर आप भी मानते हैं कि अब राज्य के अंदर कोई दूसरी जननायक जनता पार्टी नहीं उभरने वाली है, ये अंतिम बारी लोगों ने जननायक जनता पार्टी को मौका दिया था, तो अपनी राय जो लेकर आएगा। साथ साथ सोनम वांगचुक लगातार लद्दाख को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, और ऐसे में उन्होंने दिल्ली के अंदर तीसरे दिन भी अपना अनशन जारी रखा है दोस्तों। हिमालय बचाने के लिए उनका यह आंदोलन लगातार जारी है। इससे पहले उन्होंने लद्दाख से लेकर दिल्ली तक की पदयात्रा की थी। इसके बाद मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार की ओर से राजघाट पर आने से रोक दिया गया था। हालांकि बाद में पुलिस ने इजाजत दी शाम होते होते जाने के लिए। कुल मिलाकर दोस्तों, सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट को लेकर दूर तक मैसेज जा रहा है और यही बड़ा कारण है कि भाजपा के लोग बुरी तरीके से भड़के हुए हैं। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वर्धन यादव ने हार के बाद बादशाहपुर के लोगों का धन्यवाद किया है। वर्धन यादव को पहले ही चुनाव में 85,000 के आसपास वोट मिले हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इस सीट पर मात्र 4% वोट मिले थे, लेकिन इस बार जबरदस्त तरीके का इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी युवा नेतृत्व पर विश्वास कर रही है दोस्तों। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के कई सारे युवा मैदान में उतरे हुए हैं जो आने वाले दिनों के अंदर एक फुल फ्लेज राजनीति करेंगे। साथ साथ आदित्य सुरजेवाला ने भी अब जिम्मेदारी संभाल ली है, उनको भी कैथल की सीट
बार जीत मिल गई है दोस्तों। रणदीप सिंह सुरजेवाला की सीट जहां पर वो पिछली बार चुनाव हार गए थे, अपने बेटे को आगे किया और उनका बेटा चुनाव जीत गया है, यानी अब उनकी विरासत भी उनके बेटे के पास पहुंच गई है। और आदित्य सुरजेवाला किस तरीके के विधायक साबित होंगे, बड़ा सवाल रहेगा। जो भी जानकारी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय ने खैर विधानसभा के अंदर उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है और उपचुनाव को एकदम सीरियस लेने के मूड में दोस्तों, इसीलिए जगह जगह रैली रोड शो किए जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए, अगर 10 की 10 सीटें जीतेंगे तो दूर तक मैसेज जाएगा, क्योंकि अयोध्या की भी सीट है और तमाम जो सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं वो भी है। साथ साथ दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने जननायक जनता पार्टी के साथ में गठबंधन किया था और तब एक न्यूज में रिपोर्ट फैलाई गई थी कि इससे पूरे समीकरण पलटने वाले हैं, बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन अंतोगत्वा हुआ कुछ नहीं। जननायक जनता पार्टी के साथ अलायंस करने वाली आजाद समाज पार्टी को उम्मीद थी कि वो बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन कुछ सीटों को छोड़ दे तो ज्यादातर सीटों पर वो 500 का आंकड़ा प्राप्त नहीं कर पाए। अंबाला सीट से आजाद समाज पार्टी के कांसीराम के पारुल नागपाल उदयपुरिया को 2423 वोट मिले, वह इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे। जगाधरी में आसपा के प्रत्याशी को सिर्फ 2684 वोट मिले, यह सीट ऐसी थी जिस पर उनको नंबर 5 पर रहना पड़ा। नीलो खेड़ी की बात करें तो यहाँ पर भी करम सिंह को सिर्फ 387 वोट मिले हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर आजाद समाज पार्टी को लेकर हरियाणा में जो जिस तरीके की बातें की जा रही थी उस तरीके का नतीजा नहीं है। क्या सामाजिक तौर पर आजाद समाज पार्टी हरियाणा के अंदर काफी कमजोर है, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा के चुनाव की हार के बाद उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, हरियाणा के हार के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के भरोसे मिली कामयाबी के बाद अब अरविंद केजरीवाल की ओर से पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार की तैयारी में जुट जाने के लिए कहा गया है। लेकिन शरद पवार ने कहा कि वो एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की ओर से अगर कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता है तो पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। यानी उद्धव ठाकरे की ओर से बार बार ये दबाव बनाया जा रहा है कि कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनावी मैदान में उतरे महाविकास अघाड़ी गठबंधन, जबकि एनसीपी और कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं चाहती है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर इंडिया अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता को चुनेगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार गठन की प्रक्रिया तेज होने वाली है। जो भी जानकारी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। ऐसा उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने जबरदस्त तरीके की तैयारी कर रखी है। अखिलेश यादव दमदार कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं राज्य के हर क्षेत्र में, ताकि उपचुनाव के अंदर 10 के 10 मजबूत उम्मीदवार मैदान में नजर आए। दरअसल दोस्तों, तस्वीरें शेयर की गई है अखिलेश यादव के साथ साथ अयोध्या के सांसद भी इसमें मौजूद है और अन्य नेता भी मौजूद है, जिनसे अखिलेश यादव खुद से बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, आने वाले चुनाव के घोषणा के साथ ही आप देखेंगे बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव हो जाएंगे और उपचुनाव को समाजवादी पार्टी सेमीफाइनल के तौर पर ले रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ दोस्तों, नायब सिंह सैनी ने एक दिन पहले इंटरव्यू में कहा था कि उनके पास सारे व्यवस्थाएं हैं सरकार बनाने को लेकर। उनसे पूछा गया कि क्या आप लोग अन्य लोगों से भी सपोर्ट लेंगे, तो वो खुलकर कह रहे हैं कि उनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं सरकार बनाने को लेकर। आप लोगों ने सवाल पूछा है कि कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे थे नायब सिंह सैनी, उनको खुलकर बताना चाहिए कि क्या हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सारी तरीके की व्यवस्था कर रखी है चुनाव जीतने के लिए। आप लोग जानते हैं दोस्तों की व्यवस्था किसको कहा जाता है। जो भी आपकी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ, जहां पर तेजस्वी यादव को भी नहीं है भरोसा कि हरियाणा के अंदर किस तरीके का रिजल्ट आया। उन्होंने कहा कि काफी शॉकिंग रिजल्ट है, हमको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर जिस तरीके का माहौल था ऐसा लग रहा था कि हरियाणा की जनता परिवर्तन करने के लिए तैयार है, लेकिन अचानक से रिजल्ट बदल गए। दोस्तों, तेजस्वी यादव एक सीट पर प्रचार करने के लिए खुद पहुंचे थे, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर जिस तरीके से आरएसएस के लोग भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनावी रणनीति में मजबूत करने के लिए खड़े रहते हैं, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को एक संगठन तैयार करने की जरूरत है, ताकि आइडियोलॉजी के स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सके। आपकी क्या राय है दोस्तों, कैसे कांग्रेस पार्टी आरएसएस जैसे बड़े संगठन को काउंटर कर सकती है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने प्रभात फेरी के साथ साथ कई और चीजें सेवा दल के माध्यम से चलाई थी और इसके बाद उत्तर प्रदेश के समीकरण एकदम पलटते दिखाई दिए और राज्य में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में। और ऐसे में दोस्तों देखते हैं कौन सी स्ट्रेटजी पर बीजेपी काम करती है। इसी के साथ में क्यों भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली है, इसके पीछे कई सारे तर्क दिए गए हैं। पहला तर्क तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के पास कोई स्ट्रेटजी ही नहीं थी और जो कैंपेन भी किया गया वो मिसप्लेस्ड किया गया, यानी गलत गलत जगह पर जाकर कैंपेन किया गया। और कांग्रेस पार्टी को लेकर एक और दावा किया गया है कि जो कास्ट इक्वेशन थी उसको भी कांग्रेस पार्टी सही से पढ़ नहीं पाई और टिकट का जो बंटवारा था वो कांग्रेस पार्टी में काफी बुरी तरीके से हुआ था और एक नेता के मोनोपोली के कारण कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर दिखाई दी हरियाणा में। आप कांग्रेस पार्टी के हार के पीछे क्या बड़े संकेत देखते हैं दोस्तों और कहां पर कमी रह गई, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने जिन 3 नेताओं के खिलाफ ईडी के कार्रवाई का विरोध किया था उनको लेकर अब जो जानकारी सामने आ रही है कि एक को तो जेल में डाल दिया गया था, उनको मात्र 2648 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है दोस्तों। इसी तरीके से कई और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं। सुमार राव दान सिंह की बात करें तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के सामने भाजपा के नेता कंवर सिंह को मात्र 2000 के अंदर से चुनाव में जीत मिली है। महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे और बड़ी जीत हासिल की है। इसी तरीके से एक और नेता को 19,000 के वोटों के अंदर से चुनाव हारना पड़ा है। कुल मिलाकर दोस्तों ये सारे लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर सारे हथकंडों का इस्तेमाल किया था, चाहे सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करने का मामला हो या फिर अपने ही नेताओं को निर्दलीय चुनाव लड़वाने का मामला हो या फिर
मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार के सामने डमी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का उतारने का मामला हो। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक अपडेट पहुंचती रहे। साथ साथ हरियाणा के हिंसा प्रभावित नूह में मौजूदा विधायक आफ्ताब अहमद को 40,000 के वोटों के अंतर से चुनाव में जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर तीसरे नंबर पर रही है दोस्तों। इसी के साथ में अन्य क्षेत्र में भी बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी ने हासिल की है, क्योंकि यहाँ पर दंगे हुए थे, माहौल सांप्रदायिक बताया जा रहा था और इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता की जीत को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आपकी क्या राय है लिखकर जाएगा। साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी का दौर खत्म हो गया है क्या? नवाब मुफ्ती के बाद उनकी बेटी इल्तिजा भी चुनाव लड़ रही थी, उनको भी लोगों ने शिकस्त दे दी है। साथ साथ बलात्कारी गुरमीत राम रहीम ने नरेंद्र मोदी की पार्टी को वोट देने की अपील की। अब समझ में आया कि इस बलात्कारी को बार बार पैरोल क्यों मिल रहा है। विनोद कापड़ी फिल्म मेकर की ओर से निशाना साधते हुए टिप्पणी की गई है दोस्तों। जैसी भी आपकी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी तक अपडेट पहुंचती रहे। बहुत धन्यवाद।